एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। साथ ही साथ मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो एक ही वीडियो में हम लोग ये 4 चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले है मीनिंग। Organizing can be defined as identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial, and human resource to establish most productive relations for the achievement of a specific goal of organization। इसका मतलब क्या होता है? तो जो ऑर्गेनाइजिंग होता है ना, उसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो क्या चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कैसे सेल्स करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। तो अलग अलग जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि जो भी फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज है, जिससे कि क्या हो सके, एक बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। सपोज़ कीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है और फाइनेंशियल रिसोर्स भी होता है। अब ये तीनों को किस तरह से एक साथ लाया जा सके, किस तरह से ये लोग को ग्रुपिंग किया जा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हमें हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, सभी के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। फिर है यहाँ पे डेफिनेशन। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस is to provide it with everything useful to its functioning, raw materials, machines and tools, capital and personnel, by Henry Ford। तो मतलब कि एक बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको सारा कुछ देना चाहिए जो कि एक बिज़नेस को रन करने के लिए, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, यूज़फुल होता है उसको फंक्शनिंग करने के लिए। जैसे रॉ मटेरियल्स अगर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, रॉ मटेरियल्स का होना। फिर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए। मशीन्स बिना तो हम लोग का प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। साथ ही साथ टूल्स भी चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा कैपिटल चाहिए, पर्सनल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। आदमी होगा तभी तो वो मशीन को यूज़ करेगा, मशीन अपने अपने थोड़ी काम करेगा। उसके लिए क्या है, आदमी का भी ज़रूरत है, ह्यूमन का भी ज़रूरत होता है। तो इसीलिए कि कोई भी बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको जितना भी चीज़ यूज़फुल होता है एक बिज़नेस के फंक्शनिंग के लिए, उसको सारा चीज़ प्रोवाइड करना। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या करता है, एक ऑर्डरली फॉर्म में चीज़ों को अरेंज करता है। कैसे अरेंज करता है, ऑर्डरली फॉर्म में। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके कि जो भी रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है, हम लोग उसको क्या कर सके, एफिशिएंट यूज़ में ला सके, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सारे रिसोर्सेज का। क्लियर है। जैसे कि मान लो कि हम लोग का जो स्कूल है, सपोज कीजिए कि आप लोग का स्कूल है, वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि स्पोर्ट्स डे कंडक्ट कराने का या तो एनुअल फंक्शन, जो भी, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें होती है स्कूल में। तो जो भी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ असाइन करते हैं कि हाँ तुम ये काम करना, तुम वो काम करना। और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को भी अरेंज किया जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराना हो चाहे तो एनुअल फंक्शन कराना हो, रिसोर्सेज का तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा ही, बिना रिसोर्सेज का तो होगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स को ड्यूटीज़ असाइन करेंगे, अलग अलग टीचर्स को भी यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटीज़ असाइन किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है, उसके लिए कोऑर्डिनेटर भी बनाया जाएगा। कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उसको क्या करेंगे, सबको जा करके रिपोर्ट देंगे कि हाँ आज ये काम हो गया है, ये काम कंप्लीट हो गया है, ये काम अभी पेंडिंग है, ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब जो भी चीज़ है उसको वो जा करके कोऑर्डिनेटर को बताएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पूरा अरेंजमेंट हो रहा है स्पोर्ट्स डे कराने का या एनुअल फंक्शन कराने का, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोल सकते हैं। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब स्टार्ट होता है तो हम लोग जितना काम होता है ना उसको छोटा छोटा हिस्सा में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और एक यूनिट को क्या बोला जाता है, एक यूनिट को यहाँ पे जॉब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जॉब। ईच यूनिट ऑफ अ टोटल वर्क इज नोन एज अ जॉब। तो क्या करते हैं, जिससे क्या होता है कि छोटा छोटा यूनिट में क्या हुआ, काम को डिवाइड कर दिया गया। अब काम को इस तरह से डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लो ये वाला काम है, अब ये वाला काम किसको दिया जाएगा, ये वाला काम उसको दिया जाएगा जो इस काम में क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, जिसका क्वालिफिकेशंस हो कि हाँ
इस काम के अकॉर्डिंग इनके पास इतना क्वालिफिकेशन है तो ये वो काम ईजिली कर सकते हैं, जिसमें कैपेबिलिटीज़ हो। मतलब कि एक जॉब असाइन किस बेसिस पे किया जाता है कि उसके पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए उस चीज़ में, उनके पास उस काम को करने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ उनमें कैपेबिलिटी होना चाहिए उस काम को करने का। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके क्या होता है कि उनको वो जॉब असाइन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी काम है सिस्टमेटिक वे में चल सके। तो क्या होता है, जॉब क्यों असाइन किया जाता है? सबसे पहले ये समझिए कि जो पूरा काम होता है उसको क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और एक छोटा हिस्सा को क्या बोला जाता है, जॉब। और ये इसलिए किया जाता है ताकि काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में चल सके। क्लियर है इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब क्या हुआ कि हम लोग जॉब्स जो है जितना जो भी हम लोग का जितना सारा काम था उसको क्या किया, हम लोग स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लिए। अब उसके बाद क्या करता है कि जैसे ही वो जॉब जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो गया है, मीन्स जॉब जो स्मॉलर यूनिट है, उसके बाद वो क्या करता है कि जो भी काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जो काम मिलता जुलता होता है, उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। सपोज कीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो जितना भी चीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सपोज कीजिए ये 3 चीज़ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये सारा चीज़ को क्या करेंगे, प्रोडक्शन के हेड में हम लोग डाल देंगे, मतलब उसको ग्रुप कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी जॉब्स हैं अगर वो एक जैसे हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में और क्लियरली समझने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है फंक्शनल, पहला क्या होता है, फंक्शनल, और दूसरा होता है डिविजनल। दूसरा क्या होता है, डिविजनल। तो फंक्शनल क्या होता है, मतलब कि जितने भी जॉब्स, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं उसको क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डालेंगे। और जितने भी जॉब्स, मान लो जैसे कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, कॉस्मेटिक्स बना रही है, साथ ही साथ वो क्या कर रही है, टेक्सटाइल में भी डील कर रही है, मेडिसिन्स भी बना रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी सेल्स रिलेटेड है, मार्केटिंग या प्रोडक्शन, एक कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जितना भी है, जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, ये सारा चीज़ को हम लोग एक हेड में रखेंगे। फिर टेक्सटाइल से रिलेटेड जो होगा वो एक हेड में जाएगा और मेडिसिन से रिलेटेड जो होगा वो एक हेड में जाएगा। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम इसको समझे तो इसका 2 पार्ट होता है। सबसे पहला है फंक्शनल, दूसरा है डिविजनल। तो फंक्शनल में क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो फंक्शनल में जाएगा। ये एक एग्जांपल है, क्लियर है? मतलब जो जॉब जिस चीज़ से रिलेटेड है उसको एक ग्रुप में, एक डिपार्टमेंट के अंदर डाला जाता है। डिविजनल है, मतलब जैसे कॉस्मेटिक है, एक कंपनी टेक्सटाइल में भी डील कर रहा है, मेडिसिन में भी, 3 चीज़ में डील कर रहा है। तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ है वो सारे क्या होंगे, एक हेड के अंदर आएंगे, एक डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो क्या होगी, एक हेड के अंदर आएगा। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब क्या है, इस जैसे हम लोग डिवाइड कर लिए डिपार्टमेंट्स में, उसको डाल दिए, उसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको उनके स्किल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम दे देंगे। उसके स्किल के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी उनका दे देंगे, उनका जो स्किल है, उनका जो क्वालिफिकेशन, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और इसके लिए उनको क्या दिया जाएगा, एक रिटन में उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि क्लियरली मेंशन होगा कि उसको क्या काम करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में क्या होगा, स्किल को देख करके उस इंसान को क्या है, ड्यूटी दिया जाएगा और ड्यूटी के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा रिटन में, जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसमें सारा चीज़ रिटन में होगा कि उनको क्या काम करना है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारा कुछ उसमें वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इसके बाद है कि हर कंपनी में क्या होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होता है, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि किसके पास कितना पावर है, किसके पास कितना अथॉरिटी है, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, मतलब कि कौन यहाँ पे हेड है, किसके पास ज़्यादा पावर, ये सारा चीज़ क्या होता है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्लियर ये चीज़? तो मतलब समझ में आ जाता है कि जिसके पास क्या है, ज़्यादा पावर होता है वो सुपीरियर होगा, जिसके पास लेस पावर, लेस अथॉरिटी होगा वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा।
और जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर, जिसके पास मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, टॉप लेवल। फिर उससे कम पावर होगा वो क्या होगा, मिडिल लेवल। और जिसके पास उससे भी कम पावर होगा वो क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर, ये 3 मैनेजमेंट होता है। वो कैसे डिफाइन होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वो टॉप, और जिसके पास सबसे कम अथॉरिटी है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में या इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला है बेनिफिट्स एंड स्पेशलाइजेशन। अब मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि वो क्या करता है, जॉब्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है और इंडिविजुअल के स्किल, क्वालिफिकेशन, ये सब को देख करके उसको काम दिया जाता है। अब उसके पास उस पर्टिकुलर काम को करने का स्किल है, क्वालिफिकेशन है, और वो काम क्या हो रहा है, वो बार बार कर रहा है, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, वो उस काम को और ज़्यादा अच्छा से कर पाएगा। नेक्स्ट है रोल क्लैरिटी। तो रोल क्लैरिटी जैसा कि हम लोग देखे थे कि हर इंडिविजुअल को क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्लियर है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उनको क्लियरली बता दिया जाता है उनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बनता है। तो इसके हेल्प से क्या होता है कि हर इंडिविजुअल को उसका रोल क्लियरली पता होता है कि उसको क्या काम करना होता है। नेक्स्ट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब इसी के साथ क्या होता है कि किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसके पास कम अथॉरिटी है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है कि किस इंसान को वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, कौन इंसान किसके अंडर काम करेगा। मतलब कि इससे क्या क्लियर होता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, यानी कि कौन एम्प्लॉयर है, कौन एम्प्लॉय है। वो कैसे डिफाइन होता है, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी वो क्या होगा, सुपीरियर होगा, और जिसके पास कम अथॉरिटी वो सबऑर्डिनेट होगा। तो क्लियरली इसमें ये भी पता चल जाता है कि हमको किसको रिपोर्ट करना है और हम किसके अंडर आते हैं, या फिर मेरे अंडर कितने सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इससे क्या होता है कि सारे लोगों को पता है कि किसका क्या रोल है। अब सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, किसी भी तरह का कोई वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि उसके स्किल और क्वालिफिकेशन को देख करके उसको काम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना काम पूरा अच्छी तरह से करेगा, इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपना काम को वो करेगा, जिससे क्या होगा कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट अडॉप्शन टू चेंज। अब इसमें क्या होता है कि जब भी क्या होता है इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट में क्या होता है, चेंजेस आते ही रहते हैं। तो जो भी चेंजेस आते हैं मान लो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे कि डिपार्टमेंट्स के अंदर वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो जाता है ना। जो चीज़ जिस डिपार्टमेंट का है उसी के अंडर उस चीज़ को रखा जाता है। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी चीज़ है उसको एक डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड जितना है वो एक डिपार्टमेंट में। तो उससे क्या होगा कि जिस चीज़ में भी चेंजेस आया होगा, जिस चीज़ में चेंजेस आया होगा सिर्फ उसी चीज़ में क्या होता है, चेंजेस लाने का ज़रूरत होता है। अब सपोज़ कीजिए कि प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहा है, जो मशीन का हम लोग यूज़ कर रहे थे अब उसमें क्या हो, नया टेक्नोलॉजी आ गया, या फिर जो फैशन का टेस्ट है वो बाहर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चेंजेस लाया जाएगा, बाकी का डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा था वैसे ही करेगा, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे किसी भी रिसोर्सेज का, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, काम का प्रॉपर डिवीज़न हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसको वो कंपनी क्या करेंगे, अच्छी तरह से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चैलेंज को पूरा करेंगे, और वो भी प्लान मैनर में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो अचीव हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। मीनिंग जानने से पहले ये बता देते हैं कि जब भी कोई मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि क्या बताया जाता है कि एम्प्लॉयज़ का क्या जॉब पोजीशन है, उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी उसको दिया गया है, सारा कुछ क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, जिसमें उनके रोल के बारे में क्लियरिटी दिया हुआ रहता है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो को समझने में हेल्प मिल सके। Network of job position, responsibilities and authority at different level. It is also called as a framework with
विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? नेटवर्क होता है जॉब पोजीशन का, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का, मतलब कि उस एम्प्लॉय का क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया, उसका क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ उसमें बताया जाता है। अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी मैनेजेरियल और ऑपरेशनल टास्क होते हैं वो किए जाते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में क्या करता है, रिलेशन को स्पेसिफाई करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो ये क्या करता है कि बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको क्या करता है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस है उसको वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा ये है कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, वो सारा चीज़ ये क्लियरली बता दिया जाता है इसमें। साथ ही साथ उस कंपनी का या उस इंटरप्राइज का क्या वर्किंग स्टाइल है, इसके बारे में भी हम लोगों को क्लियरली पता चल जाता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, किनका क्या काम है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, कौन मैनेजर है, कौन एम्प्लॉय है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको क्या होता है, इससे क्लियरली पता चल जाता है। तो ये था कुछ इसका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहला है जॉब डिज़ाइन। तो इसमें हम लोग जैसे पढ़े थे कि क्या होता है कि जो पूरा काम होता है उसको क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। और क्या होता है कि जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता है, जो स्किल होता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, काम दिया जाता है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, क्लियरली पता चल जाता है कि हमको क्या काम करना है और उस काम का हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। एक तरह से ये भी चीज़ हम लोगों को क्या है, एडवांस में पता चल जाता है। तो जो जॉब डिज़ाइन होता है उसमें क्या होता है, जो कंटेंट है जॉब का वो पता चल जाता है कि कहाँ तक वो पॉसिबल है, क्या उससे हम लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सारा कुछ हमको इस चीज़ से पता चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे ही काम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। काम डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को डाल दिया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि सपोज कीजिए कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगा। सेल्स से रिलेटेड जो होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। परचेज से रिलेटेड जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में आ जाएगा। यहीं अगर मान लीजिए कि एक कंपनी अलग अलग चीज़ों में डील करती है, जैसे कॉस्मेटिक्स है या तो फिर टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज जो होंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो होंगे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ये सारे कुछ एक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें हम लोगों को पता चलता है कि कौन सुपीरियर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, किसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसके पास कम अथॉरिटी, किसको हम लोगों को जा करके रिपोर्ट करना है, किसके अंडर कितने लोग काम करेंगे, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि एक मैनेजर के अंडर कितने सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर सकते हैं। तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो सबसे पहला है कि मैनेजर का लेवल क्या है, मैनेजर का लेवल क्या है, इन कैपेसिटी क्या है, इंटेलिजेंस लेवल उसका क्या है। कि अगर मान लीजिए मैनेजर स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है तब तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर सकते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन यही अगर उसमें उतना कैपेसिटी ना हो, उसका इंटेलिजेंट लेवल उतना अच्छा नहीं हो, तो उसके अंदर क्या होंगे, कम ही सबऑर्डिनेट्स आएंगे। नेक्स्ट है उसका एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट है, तब तो उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, उसके अंदर बहुत कम लोग काम करेंगे क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है किसी पे भी, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ही हर एम्प्लॉय पे अपना ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस लेवल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस लेवल। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय जो है वो स्किल्ड है, ट्रेंड है उस काम में, तो क्या होगा कि मैनेजर को उस पर उतना ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय जो है वो अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, तो एम्प्लॉयर को क्या है, हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, ताकि क्या हो सके, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और साथ ही साथ काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है उसका नेचर ऑफ जॉब। क्या है जॉब का उसका नेचर।
अब मान लीजिए कि वही काम करना है जो हम लोग रेगुलरली करते हुए आ रहे हैं, तब तो ठीक है, एक एम्प्लॉयर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं। पर यही अगर मान लीजिए ऐसा काम है जहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड वर्कर का ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्मॉल स्पेन ऑफ कंट्रोल चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे और कोई स्पेशलाइज्ड काम है या चैलेंजिंग जॉब है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ उसको टैकल करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि कम एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैनेजर या सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स, और वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग के पास जो अथॉरिटीज़ होता है वो क्या करते हैं, अपने जो जूनियर होते हैं, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बांट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो चाहिए ही होगा। तो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा, कुछ अथॉरिटी का, अपना जो कुछ अथॉरिटी जो उसके पास है उसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, अपने जूनियर को दे देगा, ताकि काम अच्छी तरह से चल सके और जो गोल है वो अचीव किया जा सके। सपोज कीजिए कि एक ग्रुप है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है जहाँ पे 10 सेल्समैन हैं और एक मैनेजर है। सेल्स मैनेजर है, उसके अंडर क्या है, 10 सेल्समैन आते हैं। तो उस समय क्या करेगा कि वो जो सेल्स मैनेजर है वो अपना अथॉरिटी ये 10 सेल्समैन में से किसी एक को क्या करेगा, अथॉरिटी दे देगा। अब वो अथॉरिटी दे दिया, मान लीजिए 10 सेल्समैन है और वो क्या करेगा, एक को क्या करेगा, पावर दे देगा। अब पावर दे देगा तो वो क्या करेगा कि जो बाकी का 9 क्या काम कर रहा है और अपना इंक्लूड करके वो अपना बाकी 9 जो काम कर रहा है, कितना सेल्स हुआ, क्या डिलीवरी रेट है, क्या डिस्काउंट हम लोग दे सकते हैं, और जितने वह चीज़ जो है सेल्स से रिलेटेड वो क्या करेगा, वो एक जो सेल्स पर्सन के पास जो ज़्यादा अथॉरिटी था वो जा कर के क्या करेगा, अपने जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, उनको जा कर के कन्वे कर देगा। अब इसमें क्या होगा कि मैनेजर को 10 का 10 के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो क्या किया, अपना पावर सिर्फ एक को दे दिया कि तुम हमको सारा जन का रिपोर्ट ला करके एक ही बार में दे देना। तो उससे क्या हुआ, मैनेजर अपना अथॉरिटी दे दिया एक जन को, जो क्या करेगा, 10 का 10 सेल्समैन का सारा रिपोर्ट ला करके वो मैनेजर को दे देगा। क्लियर है इतना, चारों पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे कि फंक्शनल मतलब होता क्या है, तो हम लोग जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो जब क्या होता है, जब कोई भी काम हम लोग करते ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, तब क्या होगा, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। जिससे कि मान लीजिए प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो क्या होगा, प्रोडक्शन के हेड में जाएगा। सेल्स से रिलेटेड जो है वो सेल्स में जाएंगे। तो ये सारे कुछ क्या होंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं, इसका एडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें स्पेशलाइजेशन होगा। किसी भी काम जो हम लोग एक ही हेड के अंदर डालते हैं तो उस केस में क्या होगा, काम का स्पेशलाइजेशन होगा। साथ ही साथ उसको सुपरवाइज करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही हेड के अंदर सारे काम कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, तो सुपरविजन यहाँ पे क्या होगा, इजी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा से बन पाएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट्स एक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है और क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये सब के बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए ना। परचेज क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करके लाएगा, तब जाके क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तब जाके क्या होगा, सेल्स होगा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो इजीली बन पाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि मैनेजेरियल जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही काम को जो एम्प्लॉय है वो बार बार कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बार बार काम कर रहे हैं तो वो काम भी क्या है, वो इफेक्टिवली वो काम को कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगा। क्योंकि क्या अलग अलग डिपार्टमेंट है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, यहाँ पे अचीव करने में दिक्कत होगा। कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल परचेज करने में देरी लगा दी है, उसी का कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी काम करने में टाइम लग गया, उससे क्या हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट को भी सेल करने में टाइम लग गया, और जब तक टाइम आया तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि इल्ज़ाम तो लगेगा सेल्स डिपार्टमेंट पे ही कि तुम लेट से सेल्स किया, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी गलती है कि वो लेट से बना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस चीज़ का ब्लेम डालेगा परचेज डिपार्टमेंट में कि हमको रॉ मटेरियल लेट से मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में भी डिले हो सकता है। साथ ही साथ क्या है,
यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स होने का चांसेस है वो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिससे कि क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल है, अब क्या करेगा जो हेड है ऑफिस का, जो टॉप लेवल है, वो तो सेल्स डिपार्टमेंट को कसूरवार ठहराएगा कि लेट से डिलीवरी हो रहा है, लेट सेल्स हो रहा है। पर सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन वाले पे अपना ब्लेम डालेगा। प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, परचेज पे डालेंगे। परचेज वाले हो सकता है किसी और पे ब्लेम डाल दे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग ये पता नहीं लगा पाते, ये फिक्स नहीं कर पाते कि आखिर किसकी वजह से ये काम में देरी हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, टेक्सटाइल से भी डील कर रही है, मेडिसिन से भी डील कर रही है, कॉस्मेटिक्स से भी डील कर रही है। तो क्या होगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, मान लीजिए परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, तो वो सारी चीज़ क्या होंगे, एक हेड के अंदर आएंगे। मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारे एक हेड के अंदर आएंगे। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो एक हेड के अंदर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, टेक्सटाइल से रिलेटेड जब एक ही लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो टेक्सटाइल का काम जाहिर सी बात अच्छा हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग भी क्या होगा यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नो डिपेंडेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हो रहा है कि कोई भी अदर डिपार्टमेंट्स क्या कर रहा है, किसी भी तरह का इसमें डिपेंड नहीं हो रहा है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्सटाइल का जो काम है वो इसी हेड के अंदर होगा, तो किसी का भी क्या है यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। मेडिसिन का काम जो है वो उसी हेड के अंदर होगा, तो किसी दूसरे का यहाँ पे कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो ये भी अच्छा है। मान लीजिए टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, तब किस में प्रॉब्लम हुआ वो ईजिली हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर जो काम हो रहा है वो तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स है। अब इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट है उसमें कहाँ किसका क्या गलती वो ईजिली पता लग सकता है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे हम लोग न्यू डिपार्टमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं बिना किसी को कोई डिस्टर्ब किए। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक है, अब वो चाहते हैं कि एक सोप का भी बिजनेस, सोप मैन्युफैक्चरिंग को भी हम लोग स्टार्ट करें। तो क्या है, ये तीन तो अपने साइड बाई साइड चल ही रहा है, ये तीन तो अपना है ही। अभी तीन के साथ वो क्या करेगा, सोप का भी यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्मेटिक के लिए और मेडिसिन के लिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक ही लग रहा है, पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग जगह परचेज हो रहा है, दो अलग अलग बार में परचेज हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, वेस्टेज भी हो जाता है। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट ये क्या करेंगे, सिर्फ अपना काम पे फोकस करेंगे, दूसरा का काम से ये लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, डिसएडवांटेज ही है इस चीज़ के लिए। क्लियर है। तो ये था 2 टाइप्स, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है। तो जब मैनेजर जो है क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस करता है। ठीक है, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस करता है तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, क्यों होता है, ताकि क्या हो सके कि सिस्टमेटिक वर्किंग हो सके और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का, इसी के लिए होता है। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहा होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होगा कि जो काम है वो सिस्टमेटिक वे में होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। तो इसको बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन formal organization structure clearly spells out the job to be performed by each individual, the authority responsibility assigned to every individual, the superior subordinate relationship, and the designation of every individual in the organization. This is a structure is created intentionally by the manager for achievement of organizational goal. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक तरह का जॉब है जो कि हर इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि क्या होता है कि जो भी काम दिया जाता है, क्या होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो भी अथॉरिटी होता है, किसको क्या काम करना होता है, वो सारा कुछ क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सब चीज़ अगर पता हो जाए तो क्या होगा कि जॉब जो है, जो काम है वो सिस्टमेटिक वे में चलते रहेगा। और यहाँ पे क्या हमको ये भी पता होता है कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास क्या अथॉरिटी है। तो उससे क्या होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी बनेगा, और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है, तुम
सुपीरियर में आते हो, तुम सबऑर्डिनेट में आते हो, किस में आते हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा अथॉरिटी हो है तो मतलब कि तुम एम्प्लॉयर हो, और कम अथॉरिटी है तो मतलब कि तुम एम्प्लॉय हो, तो उसके अंडर हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मैनेजर के द्वारा इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। क्या होता है, मैनेजर के द्वारा इंटेंशनली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी जो गोल है उसको पूरा किया जा सके। तो इसके फीचर्स की बात करें तो इस पॉइंट से हम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला कि ये इंटेंशनली क्रिएट होता है। ये कैसे क्रिएट होता है, इंटेंशनली ये क्रिएट होता है, इंटेंशनली। इसके बाद अगर बोले तो इसका मेन एम क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पूरा करने का। साथ ही साथ क्या होगा कि इसमें किसको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ क्लियरली पता होगा, किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ भी पता होगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पे क्लियरली बता दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात की गई है। स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि जो हेड होगा, जाहिर से बात है मेरा जो भी एम्प्लॉयर होगा या जो मेरे से ऊपर पोस्ट पे होगा, हम उसको जा करके क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे। यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लियरली बता दिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहले सिस्टमेटिक वर्किंग। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबको सबका काम पता होता है, तो काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में होते रहता है। नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हम लोग जैसे देखे थे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टैब्लिश किया जाता है मैनेजर के द्वारा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको पूरा किया जा सके। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, तो क्योंकि सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, कौन किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो उससे क्या होगा कि जिसको जो काम मिला है वो काम वो करेगा, तो किसी भी तरह का यहाँ पे ना ओवरलैपिंग होगा, ना डुप्लीकेशन होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, या परचेज डिपार्टमेंट हो, जो भी हो, सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तभी जा करके क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमको किसको रिपोर्ट करना है, या कौन हमको आ करके रिपोर्ट देगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, क्लियरली डिफाइंड रहती है। मोर एम्फेसिस ऑफ वर्क, यहाँ पे सिर्फ काम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि कोई इंटरपर्सनल रिलेशन पे या किसी के पर्सनल लाइफ में यहाँ पे क्या किसका साइकोलॉजिकल नीड है या किसी भी चीज़ पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ काम काम काम, बस यही चीज़ है यहाँ पे। क्लियर है इसका एडवांटेज। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है डिले इन एक्शन। अब डिले इन एक्शन क्यों होगा भाई, क्योंकि हमको सिर्फ मेरा एक बॉस है, क्योंकि हम एम्प्लॉई है, अगर मान लो तो मेरा सिर्फ एक ही बॉस, हम सिर्फ एक ही जन को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ में क्या हो सकता है, हमको कोई भी डिसीजन लेना हो तो जाहिर सी बात है हमको अपने बॉस से पूछ करके लेना पड़ेगा, तो उस चीज़ में क्या होता है, काम करने में थोड़ा डिले हो जाता है। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, जैसा कि हम बताए थे सिर्फ काम काम और काम, तो एम्प्लॉय का सोशल नीड क्या है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ क्या है, काम पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अलग अलग क्या है, जॉब पोजीशन है। अब काम करते करते वो क्या हो जाते हैं, एक एम्प्लॉय जो है दूसरे एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो सोशल और फ्रेंडली ग्रुप बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए, ठीक है, 2-3 एम्प्लॉयज़ हैं, ए, बी और सी, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब काम करते करते क्या हुआ, ये इससे भी इंटरेक्ट हुआ, ये इससे भी इंटरेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, इससे भी और इससे भी इंटरेक्ट हुआ। तो इंटरेक्ट होने से क्या हुआ, तीनों के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशन बना, एक ग्रुप बना, फ्रेंडली ग्रुप बना इन लोगों के बीच में। तो इसी को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैनेजर अपने से इंटेंशनली क्या होता है उसको क्रिएट नहीं करते, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, ताकि क्या हो सके कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेसिकली क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा तो वो लोग को कोई जॉब पोजीशन नहीं होगा, जॉब पोजीशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे ही नहीं तो कोई किसी भी तरह से इंट्रैक्शन नहीं होगा, और इंट्रैक्शन नहीं होगा तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा।
तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना, जहाँ पे वो लोग आपस में क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके और फ्रेंडली ग्रुप बना सके। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट इसका है फीचर्स। इसका फीचर्स की बात करें तो क्या ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, इसको इंटेंशनली जो है बनाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है एम्प्लॉयज़ का। इसका कोई भी पाथ जो है वो फिक्स नहीं होता है कि हमको इसी को जा करके रिपोर्ट करना है या इसके पास ये अथॉरिटी, हम इसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के भी द्वारा किसी को भी दिया जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, क्या क्या इसका क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है। तो सबसे पहला है फास्ट इन्फॉर्मेशन। ये फास्ट है, फास्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फास्ट कैसे होगा कि कोई भी किसी को भी जाकर के यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है, किसी को भी कुछ भी रिपोर्ट दे सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फुलफिल सोशल नीड्स, जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उन लोगों के सोशल नीड्स को भी यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। इसके बाद है करेक्ट फीडबैक। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से क्या होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के द्वारा करेक्ट फीडबैक दिया जाएगा, जो भी पॉलिसीज़ है या जो भी प्लान्स है उस चीज़ को ले करके। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो स्प्रेड र्यूमर्स। सर्वे में एक माना गया कि जो 75% इन्फॉर्मेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पास होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होता है वो मिसलीड हो जाता है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, यहाँ पे कोई भी तरह का सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी को रिपोर्ट कर सकता है, कोई कुछ भी काम कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली रन नहीं करता है, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। और जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, रूमर्स स्प्रेड होता है। रूमर्स स्प्रेड हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ क्या हो रहा है, मिसलीड हो रहा है। मिसलीड होने के कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। मोर एम्फेसिस और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, काम को कम ध्यान दिया जाता है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है, और जो साइकोलॉजिकल नीड है या इंडिविजुअल नीड अगर बोले तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि उस फॉर्मल में था कि सिर्फ काम काम काम, यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में। तो अब इतना ज़्यादा डिफरेंस तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस भी जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्लान्ड वे में इसको बनाया जाता है, इंटेंशनली बनाया जाता है, और इनफॉर्मल जो है उसको इंटेंशनली नहीं बनाया जाता है। इसका पर्पस फॉर्मल जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। इनफॉर्मल का होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स का बिहेवियर जो है वो एम्प्लॉयर या जो मैनेजर होते हैं उस पर डिपेंड करता है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बात करें जो अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी क्या है, फॉर्मल में टॉप टू बॉटम होता है कि जो ऊपर लेवल पे है, टॉप लेवल पे उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी, और जो लोअर लेवल पे उसके पास सबसे कम अथॉरिटी। पर इनफॉर्मल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, फॉर्मल में सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ पे होता है, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हम चाहे तो किसी के साथ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं, सब क्या है, एक बराबर यहाँ पे है। क्लियर है। तो ये था कुछ डिफरेंसेस फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या, डेलीगेशन होता क्या है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि डेलीगेशन होता क्या है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजर्स होते हैं। अब मैनेजर्स के पास क्या है, बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारा काम होता है करने के लिए, जो कि एक अकेले ये क्या होता है, नहीं कर सकता है। तो उस केस में वो क्या करेगा, अपना सारा काम को अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उसमें बांट देगा। अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ में बांट देगा। और एम्प्लॉयज़ में किस बेसिस पे बांटेगा, तो उसके क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख करके क्या करेगा, वो काम को बांटेगा। अब जो जिस चीज़ में अच्छा, जो जिस फील्ड में अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो साथ ही साथ क्या, उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। अथॉरिटी मतलब होता क्या है, पावर टू टेक डिसीजन। अब क्योंकि काम करना है तो काम करने के लिए जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी चाहिए होगा, ताकि क्या हो सके, कोई भी काम जो है वो प्रॉपरली हो सके। अब प्रॉपरली काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या है, अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो भी काम है वो क्या होगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सकेगा।
एक एक्सपेक्टेड मैनर में। तो इसीलिए क्या करता है मैनेजर जो है कुछ अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है, जिससे कि क्या हो सके कि वो काम अच्छी तरह से हो सके। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो डेलीगेशन कहलाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है, मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर के पास क्या बहुत सारे वर्क होते हैं, तो वो क्या करता है अपने एम्प्लॉय में बांट देता है। अपने एम्प्लॉय में तो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो उसी के साथ वो क्या करेगा, अथॉरिटी भी कुछ देगा, ताकि क्या कर सके, काम प्रॉपरली हो सके, एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में काम हो सके। जो गोल है या जो टारगेट है उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो ये जो इंटायर प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है, डेलीगेशन बोला जाता है। जहाँ पे जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने एम्प्लॉय को दे देता है। क्लियर है इतना? पर ये नहीं बोल सकते कि जो अकाउंटेबिलिटी होता है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो कभी भी पास नहीं किया जा सकता। सपोज कीजिए कि एक सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर को काम मिला है कि 1,000 यूनिट क्या करना है, पर मंथ में उसको सेल करना है। तो वो क्या किया, अपने 5 सेल्समैन हैं तो उसको ये काम दे दिया, एक एक को, मतलब 5 सेल्समैन है तो कितना होगा, 200 यूनिट्स पर पर्सन हो जाएगा, पर सेल्समैन हो जाएगा। पर क्या हुआ, एट दी एंड एक सेल्समैन क्या बीमार पड़ गया, जिस वजह से सिर्फ 800 ही यूनिट सामान जो है वो बिक पाया। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि जो सेल्समैन बीमार पड़ा उसी पे ब्लेम आएगा, वही अकाउंटेबल होगा, नहीं। उस केस में कौन अकाउंटेबल होगा, उस केस में ये सेल्स मैन ही अकाउंटेबल, सेल्स मैनेजर जो है वही अकाउंटेबल होगा, सेल्समैन यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं होगा। भले ही सेल्स मैनेजर जो है वो अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिया था सेल्समैन पे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो आज भी सेल्स मैनेजर के पास ही रहेगा। अगर वो काम पूरा नहीं हो पाया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्समैन को ही क्यों ना दे दिया हो, सेल्स मैनेजर ही इस केस में अकाउंटेबल होगा। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे है, तो मैनेजर क्या करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या हो सकता है, अथॉरिटी भी वो देता है, ताकि क्या हो सके कि जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो इफेक्टिवली चल सके, क्योंकि अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ क्या हुआ, मैनेजर उसको अथॉरिटी भी दे दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट है या जो एम्प्लॉय है वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता और अथॉरिटी नहीं देता तब उसको काम करने में प्रॉब्लम आता, पर जब दोनों दे दिया है तो काम क्या होगा, इफेक्टिवली हो पाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गया और अथॉरिटी भी मिल गया। अब क्या हुआ, मैनेजर अपना काम में लगेगा कि मैनेजर के पास और भी बहुत सारा काम होता है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, खुद से काम करेगा, अपना जो भी टैलेंट है, अपना जो भी स्किल है उस काम में वो क्या करेगा, अपना स्किल दिखाएगा, अपना टैलेंट दिखाएगा, जिससे कि क्या होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि क्या काम करते करते उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, खुद से वो पूरी तरह से क्या करेगा, काम करना सीख जाएगा। पूरा उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दिया जाए तो क्या आदमी काम करते करते सीख जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। फिर है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल ही गया, अब अथॉरिटी मिला है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे पर्सन के लिए क्या होता है, ये एक इंसेंटिव हो सकता है, क्योंकि क्या है, अब अथॉरिटी मिला है, मतलब ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हमको अथॉरिटी मिला है अपने बॉस से, मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो इतना हमको पावर दे के रखे। तो उसके इसमें क्या होगा, ये एक तरह का इंसेंटिव होगा जो कि मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इसमें क्या होगा कि मैनेजर जो है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किया, वो तो दे दिया अपने सबऑर्डिनेट को, उसके क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी को देख करके, तो उससे क्या होगा कि काम का अच्छी तरह से डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि जो जिस चीज़ में अच्छा है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब इसमें क्या है, जो डेलीगेशन होता है वो क्या करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, जो कि एक बेस होता है हायरार्की का। तो जितना जो भी पावर है जो डेलीगेट किया जाता है सबऑर्डिनेट को, मतलब कि जो डिसाइड करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास कितना पावर है, किसका क्या जॉब पोजीशन है, यही तो मैनेजमेंट हायरार्की होता है। तो वही क्या करता है, यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन।
अब बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि अब जैसे हमको ये पता हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या है, वो मैचिंग करके जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी होता है? नहीं होता है। आंसरेबल वही होता है जो कि एम्प्लॉयर होता है। अगर काम नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल में सेल्स मैनेजर वाला जो एग्जांपल लिए, तो उसमें अगर काम नहीं हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी किसके पास जाएगा? सेल्स मैनेजर के पास जाएगा फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो ये जो सिस्टमैटिक डिवीजन होता है काम का, वो क्लियर पिक्चर बताता है कि किसको क्या काम करना है, किसके पास ज़्यादा पावर है, और उससे क्या होगा कि अच्छी तरह से उस बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के बीच में। नेक्स्ट है रेड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। अब क्या होता है, मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है, तो इस केस में वो क्या करेगा, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो देता ही है मैनेजर को, साथ ही साथ क्या करेगा, कुछ अथॉरिटी भी दे देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मैनेजर अपना काम कर लेगा जो उसके लेवल का काम है, बाकी काम क्या है उसके एम्प्लॉयज़ कर देंगे। तो जो भी रूटीन वर्क होता है वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट कर देगा, और वो जो भी इंपॉर्टेंट काम होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो इसमें क्या होगा कि जो मैनेजर होता है उसके पास ज़्यादा बर्डन नहीं होगा काम का। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला सुपीरियर और नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब सुपीरियर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया और साथ ही साथ क्या अथॉरिटी भी शेयर किया अपने सबऑर्डिनेट को। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा रिलेशन बनता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, क्योंकि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर किया वो तो ठीक है कि अपना काम अपने एम्प्लॉय से करवा रहा है, पर अथॉरिटी साइन करने से क्या होता है, एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसके जो मैनेजर है वो हम पे क्या करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए अथॉरिटी भी हमको दे दिए हैं। तो इससे क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। आखिर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के? तो इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी वर्क असाइन किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, इसमें चाहे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाए, मेंटल एक्टिविटीज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है जो कि एम्प्लॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन में। क्लियर इतना? तो उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि क्या करता है मैनेजर सबसे पहले क्या करता है, एम्प्लॉय को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पास करता है, उसके बाद ही अथॉरिटी देगा ना, पहले तो क्या करेगा, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही स्टार्ट होता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके कि सुपीरियर के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो काम करता है, जिससे सुपीरियर का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग इसके कुछ फीचर्स डिराइव कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इससे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो क्या करता है, प्रॉपरली जो उसको काम दिया गया है वो काम को करता है, प्रॉपरली वो वर्क करता है। इसमें क्या होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट को क्या है, सुपीरियर जो काम दिया है उसको वो तो करना ही पड़ेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो तो करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि ये क्या होता है, अपवर्ड फ्लो करता है, मतलब कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब जैसे मान लो सबऑर्डिनेट है, क्लियर, अब सबऑर्डिनेट है तो वो क्या करेगा, सुपीरियर का बोला हुआ काम को करेगा। अब सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट है वो क्या काम किया है, कितना काम किया, वो क्या करेगा, जाकर के रिपोर्ट भी तो इसी को देगा ना। ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, सुपीरियर के लिए। वो अपना जो भी काम किया है वो जाकर किसको रिपोर्ट देगा, क्या चीज करेगा, वो सब कुछ करेगा सुपीरियर के लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा अपवर्ड ही फ्लो करता है। नेक्स्ट इसके बाद ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या होता है, ऑथोरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। अब क्या है, एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या ऑथोरिटी भी देना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि जो भी काम है वो अच्छी तरह से हो सके। तो सेकंड जो स्टेप होता है इस प्रोसेस में वो होता है ऑथोरिटी, क्योंकि क्या होता है कि ये ऑथोरिटी, लेकिन मैनेजर जो है वो क्या कैसे डिसाइड करता है, तो ऑथोरिटी इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि जितना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसी के अकॉर्डिंग उसको ऑथोरिटी दिया जाएगा। मतलब कि ऑथोरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका भी कुछ फीचर्स है, वही है कि ऑथोरिटी क्या होता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, राइट टू टेक डिसीजन। साथ ही साथ सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ पे भी स्टैब्लिश होता है। ये
ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब को ध्यान में रख करके ही किए जाते हैं। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी अपवर्ड ही फ्लो होता है, क्योंकि क्या होता है जितने हायर लेवल पे जाएंगे मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा ऑथोरिटी होगा। जो टॉप लेवल होते हैं उनके पास क्या होता है, ज़्यादा ऑथोरिटी होता है। जो लोअर लेवल के होते हैं उनके पास क्या होता है, सबसे कम ऑथोरिटी होता है। तो ये भी क्या होता है, अपवर्ड ही फ्लो करता है। और अथॉरिटी जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब ये होता है कि ये श्योर होना है कि जो एम्प्लॉयज़ है या सबॉर्डिनेट है वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिला है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी में क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि सबॉर्डिनेट जो होते हैं वही आंसरेबल होंगे, वही क्या होंगे, आंसरेबल होंगे अगर काम नहीं हुआ है उस केस में। जैसे कि हम लोग वो एग्जांपल पढ़े थे सेल्स मैनेजर वाला, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सेल्समैन के द्वारा क्या हुआ था, काम नहीं हो पाया था, सेल्समैन बीमार पड़ गया था। तो लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसको मिला था, अकाउंटेबल कौन था काम नहीं होने के लिए, तो वो था सेल्स मैनेजर। क्लियर है। जैसे एक और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उसको 20 मशीन क्या करना है, प्रोड्यूस करना है एक मंथ में, 20 मशीन प्रोड्यूस करना है एक मंथ में। अब क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया 4 आदमी के बीच में, 4 फोरमैन को दे दिया गया कि हाँ चारों मिल करके कर लेना, मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा, 5 मशीन आएगा। पर मंथ के एंड में क्या हुआ, सिर्फ 17 ही मशीन बन पाया है, 17 मशीन बन पाए। तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन मैनेजर जो है वही अकाउंटेबल होगा, ये जो 3 जो यूनिट नहीं प्रोड्यूस हो पाए, 3 मशीन जो नहीं बन पाया है उसके लिए। मतलब कि चाहे तुम अपना चाहे जो मैनेजर है वो अपना अथॉरिटी दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो अपना कभी भी किसी को नहीं दे सकता है। अगर काम नहीं हो पाया तो अकाउंटेबल कौन होगा, वो मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा उस केस में। तो अकाउंटेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं ये एक आंसरेबल होता है फाइनल आउटपुट का, कि अगर सामान नहीं बन पाया, ये यूनिट जितना टारगेट किया गया था उतना नहीं बन पाया तो कौन जिम्मेदार होगा, उस केस में मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको कभी भी पास नहीं किया जा सकता, ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैनेजर या जो हेड होता है, जो सुपीरियर होता है, उसी के पास ही अकाउंटेबिलिटी रहेगा। क्लियर है इतना। और ये भी क्या होता है, अपवर्ड ही जाता है, क्योंकि क्या होगा, हमेशा जो मैनेजर होता है वही क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। कि सुपीरियर किसके लिए होगा, सबॉर्डिनेट के लिए होगा, और सबॉर्डिनेट किसके लिए होगा, सुपीरियर के लिए। और बाकी अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा जाए तो कौन अकाउंटेबल होगा, उस केस में अकाउंटेबल होगा सुपीरियर। क्लियर इतना एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, क्या कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइजेशन जो है वो होता क्या है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड है, जब जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो क्या होगा, सिर्फ टॉप लेवल के पास होगा। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जब जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है या अथॉरिटी है वो क्या होंगे, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के पास ही होंगे। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो पावर है या जो अथॉरिटी है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होते हैं, मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स के ही हाथ में जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है वो उन्हीं के पास में होते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे अथॉरिटी जो है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सिस्टमैटिक एंड इवन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं उनमें क्या हो जाता है, अथॉरिटी कुछ कुछ उन लोगों को दिया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक ऐसा पॉलिसी मैटर बोल सकते हैं, या मैनेजर का एक ऐसा प्लान होता है जो कि एडवांस में किया जा सकता है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या सेंट्रलाइज्ड होगा या डिसेंट्रलाइज्ड होगा, वो ऐसा तो नहीं है कि हम आज डिसाइड करेंगे या कल डिसाइड करेंगे। वो क्या होता है, वो स्टार्टिंग में या मैनेजर के द्वारा एडवांस में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमको उसको सेंट्रलाइज रखना है या फिर डिसेंट्रलाइज रखना है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सर सारा जो भी पावर है वो हम अपने पास या जो टॉप लेवल है उनके पास रहेगा, या डिसेंट्रलाइज करना है मतलब कि
सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पावर या ऑथोरिटी को डिवाइड करना। तो ये चीज़ वो लोग को क्या है, एडवांस में डिसाइड करना होता है। पर बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज्ड भी रखते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड भी रखते हैं, मतलब मिक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, मिक्स रखते हैं। अब जैसे बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं या स्ट्रक्चरल डिसीजंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो टॉप लेवल के पास रहते हैं। ये क्योंकि मेन जो भी डिसीजंस होते हैं वो क्या करते हैं, टॉप लेवल लेते हैं, तो वो क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। और बाकी के जो लेवल्स है, बाकी के जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसको क्या करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन के अलावा जितने भी ऑथोरिटी है, जो भी पावर है, वो क्या करेंगे, वो बाकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, बाकी एम्प्लॉयज़ में वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है वो टॉप लेवल लेते हैं, बाकी का जो भी ऑथोरिटी, जो भी पावर है, वो क्या करते हैं, वो सभी में बांट दिया जाता है। क्लियर इतना? इसके बाद है डेलीगेशन नेसेसरी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो डेलीगेशन होता है ना, वो क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है। अब वो कैसे नेसेसरी होगा, अब मैनेजर जो है वो सारा काम अकेले तो कर नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, अपना काम को अपने एम्प्लॉयज़ को बांट देता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा है तो जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ ऑथोरिटी भी देगा, तभी ना काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो पाएगा। तो इसलिए बोल रहे डेलीगेशन जो है वो नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई एम्प्लॉय को काम करने दिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको तो अपना कुछ ऑथोरिटी भी देना पड़ेगा। मतलब कि जो मैनेजर होता है वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी भी दे देता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, सारा डिसीजन जो है वो टॉप लेवल के पास रहे, ऐसा वो डिसाइड करते हैं, मतलब सेंट्रलाइजेशन ही चाहते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, तो वो कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है। वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आखिर वो चाहते क्या है। अगर वो चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो तो वो वैसा रख सकते हैं, अगर वो चाहे सेंट्रलाइजेशन होना तो वो वैसा रख सकते हैं। तो जो डेलीगेशन होता है वो क्या होता है, काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कराने के लिए होता है। डेलीगेशन मतलब क्या होता है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग क्या किए हैं, अपने मैनेजर को, अपने जो सबऑर्डिनेट है, अपने से जो एम्प्लॉय है, उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी के साथ दोनों को इक्वली देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑथोरिटी देते हैं, ताकि काम जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सके। तो ये क्या है, ये ज़रूरी हो जाता है। पर आज के अगर हम लोग प्रेजेंट एरा में देखें, जहाँ लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिसीजंस हम लोग को फास्ट लेना पड़ता है, फास्ट डिसीजन चाहिए, क्विक डिसीजन चाहिए। उस केस में क्या होगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, काम बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। पर फिर भी क्या है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। पर ये मैटर ऑफ चॉइस है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। वो अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आखिर डिसेंट्रलाइजेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी है वो क्या होता है, पास होता है मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है ट्रस्ट, दिखाता है फेथ, दिखाता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। जिससे क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट है उसमें क्या होगा, मोटिवेट होंगे। वो जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। उनको लगेगा कि हाँ, मेरे जो मैनेजर है या मेरे जो सीनियर है वो क्या करते हैं, मेरे पे भरोसा रखते, तभी वो मेरे को क्या किया, अथॉरिटी दिए है इतना। तो उससे क्या होगा, इससे इनिशिएटिव बढ़ेगा, इससे जो सबऑर्डिनेट है वो और ज़्यादा अच्छा से काम कर पाएंगे। वो उस काम के लिए जो भी डिसीजन लेना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, वो क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन अपने मन से वो ले सकते हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब क्या हो रहा है कि हम अथॉरिटी भी दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी सारे को, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो उस केस में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अथॉरिटी के साथ सबको, तो उस केस में जो एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, सारा काम खुद से करेगा। उसके ऊपर क्या होगा, बर्डन आएगा कि नहीं, हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, ये काम हमको करना है। तो उस केस में क्या करेगा, वो अपना पूरा क्रिएटिविटी लगाएगा, पूरा अपना दिमाग लगाएगा, जिससे कि वो क्या हो सके, उस काम को अच्छी तरह से कर सके। तो उससे क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा पाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, उसका प्रमोशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि क्या है, वो जब अकेले काम कर रहा है सारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो उसका क्या है, फ्यूचर में प्रमोशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा
हो जाता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब मेरे पास ऑथोरिटी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको जब जहाँ रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग क्विक डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास क्या होता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं ये सब चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना जो भी काम है वो अपने जो जूनियर है सबऑर्डिनेट्स वो लोगों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उनका जो काम है, उनका पर जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब ग्रोथ किसका ग्रोथ यहाँ पे बात हो रहा है, जिसमें हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में बात। क्योंकि क्या है, जो मैनेजर है या जो भी एम्प्लॉयज़ है क्या कर रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो अपना काम कर रहा है अथॉरिटी के साथ जो मिला है। तो उस केस में क्या होगा कि उनके पास जो भी काम है वो अपना अच्छी तरह से कर लेंगे। वो अगर अपना काम अच्छी तरह से कर लेंगे, उनको जो टारगेट दिया गया वो अचीव कर लेंगे, उनको जो काम बोला जा रहा है वो अच्छी तरह से उसको कम्प्लीटली कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल में ये बोल सकते हैं कि जो अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का डिसीजन वो ले सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है, पावर दिया गया है। अब पावर दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि अगर किसी को कोई काम दिया गया है, तो जैसे मान लो कि ए को बोला गया है 50 यूनिट्स बनाने, बी को बोला गया है 20 बनाने और सी को बोला गया 10 यूनिट्स बनाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि ए अगर 40 बनाया, बी 20 बना लिया, 10 सी बना लिया। अब ए अपना 40 यूनिट का काम किया, तो उस केस में क्या होगा, ए को ही ब्लेम किया जाएगा कि तुम अपना काम नहीं किए हो। ऐसा तो नहीं है कि ए बोल देगा कि नहीं बी मेरे से कम काम किया है, क्यों, क्योंकि उसको 20 मिला था वो अपना 20 कर लिया, ए को 50 मिला था वो 40 किया, तो इसीलिए क्या होगा, इस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें ए रिस्पॉन्सिबल होगा या ए अकाउंटेबल होगा अपना काम को पूरा नहीं करने के लिए। तो वो अपना ब्लेम किसी पे भी नहीं डाल सकता, ना अपने सुपीरियर पे डाल सकता है, ना अपने कलीग्स पे डाल सकता है, किसी पे भी वो नहीं डाल सकता है। क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। अब जो एम्प्लॉय है वो खुद से काम कर रहा है, खुद का क्रिएटिविटी लगा रहा है, खुद से सोच रहा है कि किस तरह से वो अपना काम को, अपना टारगेट को अचीव कर सकता है, और उसके साथ क्या उसको अथॉरिटी भी दिया गया है। तो उसके इसमें क्या होगा कि उसका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा और खुद से वो काम करने के लिए क्या होगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो दिमाग लगा पाएगा, अपना ज़्यादा इनिशिएटिव वो दे पाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीम वर्क। अब टीम वर्क कैसे होगा, जैसे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो शेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर वो लोग आपस में शेयर करते हैं, और कि सबको क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया जाता है, साथ ही साथ कुछ ऑटोनॉमी भी वो लोगों को दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय के बीच में एक टीम की तरह वो लोग काम करेंगे, टीम स्पिरिट वो लोगों के बीच में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आखिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस होता क्या क्या है। तो अगर हम लोग स्कोप की बात करें, किसकी बात करें, स्कोप की, तो स्कोप अगर हम लोग बोले तो जो डेलीगेशन होता है उसका स्कोप क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें क्या करता है, मैनेजर अपना इमीडिएट जो सबऑर्डिनेट है उसी पे ही क्या करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को वो देता है। जो भी अपने जैसे सेल्स मैनेजर है वो क्या करेगा, अपना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगा, सेल्स पर्सन को ही देगा, इसके अलावा वो और किसी को नहीं दे सकता। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ये दोनों में ही अथॉरिटी और जो भी है वो पहले से ही बांट दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। आखिर क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो जो डेलीगेशन होता है ना वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, पर क्या होता है कि ये रूटीन फंक्शन हो जाता है, क्योंकि क्या डेली नया काम आ रहा है, तो डेली क्या होता है, मैनेजर को काम अपना देना पड़ता है अपने एम्प्लॉय को, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, अथॉरिटी भी देना पड़ता है। पर डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन ये एक वन टाइम डिसीजन है, जो कि क्या होगा कि एक बार जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले लिया कि किसके पास कितना अथॉरिटी रहेगा, वो क्या होता है पहले से ही डिसाइड हो जाता है, उसको ऐसा नहीं कि डेली डेली उसमें चेंजेस लाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि वो टॉप लेवल पे ही डिपेंड करता है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं या फिर सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात की जाए तो जो डेलीगेशन है उसमें क्या करता है, मैनेजर जो है वो अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को देता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि अगर काम नहीं हुआ है तो अकाउंटेबल कौन होता है,
वो होता है मैनेजर ही। पर डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो काम नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? अकाउंटेबल वो इंडिविजुअल ही होगा जो वो काम नहीं किया है। क्योंकि क्या और डेलीगेशन में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि अगर काम सेल्समैन नहीं भी करता है तो ब्लेम किस पे जाएगा? अकाउंटेबल कौन होगा उस केस में? सेल्स मैनेजर होगा। पर डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेलीगेशन हर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैनेजर ही अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? यहाँ पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजर का होता है। नेचर का बात करें तो डेलीगेशन जो है वो कंपलसरी होता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर अकेले तो सारा काम नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई तो चाहिए उसका काम करने के लिए। पर डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम लोग बात करें तो उस केस में क्या होगा कि ये एक ऑप्शनल हो जाता है। अब बात करते हैं इसके पर्पस की कि आखिर इसका पर्पस होता क्या है। तो पर्पस डेलीगेशन का होता है कि मैनेजर का जो बर्डन है उसको कम करना, और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है कि जो सबऑर्डिनेट है उसका रोल को क्या करना? इंक्रीज करना, उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी देना। अब अथॉरिटी की बात की जाए तो डेलीगेशन में अथॉरिटी कौन देता है? इमीडिएट सुपीरियर देता है, उससे जो बड़ा होता है। जैसे सेल्समैन को कौन देता है? सेल्स मैनेजर देता है अथॉरिटी। वही डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो अथॉरिटी कौन देता है? टॉप लेवल ही देता है, चाहे वो मिडिल लेवल का हो चाहे लोअर लेवल का हो, टॉप लेवल ही उसको अथॉरिटी देता है। तो चलिए इसका कुछ पॉइंट्स एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था? स्कोप। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, वो क्या था? सिग्निफिकेंस। इसके बाद था फ्रीडम ऑफ एक्शन, फिर था ऑथोरिटी, फिर था रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या किए थे? डिफ्रेंशिएट किए थे। इसके बाद है पर्पस, और लास्ट हम लोग इसके में बात किया था नेचर के बेसिस पे। तो ये था 7 पॉइंट्स ऑफ बेसिस जिसके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताया। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।